सो हेलो एफएमजी एस्पिरेंट्स, आप लोगों का 10 दिन के बाद 26 जुलाई को एफएमजी का पेपर है। अब एग्ज़ाम को 10 दिन बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़े से पैनिक हो रहे होंगे, एनसीएस हो रहे होंगे, डरे हुए होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक प्लान लाया है 9 दिन का, जिसमें आप पूरे 19 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप करोगे मैं आपको बताता हूँ। आइए, मैंने आपका जो पूरे 19 सब्जेक्ट्स है इसको 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले स्लॉट्स में जो सब्जेक्ट है हमारे, इसमें मैंने बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स लिया है जो आप देख सकते हैं, जिसमें एफएमटी, पीडिया, ईएनटी और अपना ऑप्था है। ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ओवरऑल वेटेज है सब्जेक्ट का मिला करके 60 से 65 क्वेश्चंस। आप अगर ये 4 सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाते हो तो आपका नियरली 50% स्कोर जो पासिंग के लिए चाहिए वो आपका यहाँ से आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना है। क्यों? क्योंकि ये इजी टू रिवाइज है, ये इजी टू रिटेन है, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इनमें से। देन लो इनपुट एंड हाई आउटपुट, आपका बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट है, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े से मेहनत से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन प्रेडिक्टेबल एंड डुएबल क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं, और सेम आपके पीवाईटी से इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एफएमटी की जैसे मैं बात करूं तो जितने भी पॉइजनिंग है उनके एंटीडॉट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, बुलेट इंजुरी हो गया बुलेस्टिक का, तो ऐसे क्वेश्चंस, पीडिया में निमोनिया हो गया आपका, डिहाइड्रेशन टॉपिक, तो ऐसे क्वेश्चंस आने ही आने। टारगेट्स आपको मैंने इसके लिए दिया है कि अगर आप कल से भी स्टार्ट करते हो आपका 16 ऑफ जुलाई से, तो आप 24 जुलाई तक मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट कर पाओगे। तो आपको 2 दिनों में आपको 16 और 17 ऑफ जुलाई को आपको कर लेना है ये 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपका पहला स्लॉट में ये 4 सब्जेक्ट आ गए, जिसमें टोटल मार्क्स आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे 60 से 65 क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड स्लॉट में अगर हम बात करें तो इसके बाद थोड़े से इससे कम इम्पोर्टेंट लेकिन वो भी बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें मैंने 5 सब्जेक्ट्स को लिया है, आपका रेडियो, ऑर्थो, डर्मा, साइकियाट्री एंड एनेस्थेसिया। सारे में अगर देखें तो रेडियो के 8 से 10 क्वेश्चन पक्का है मिनिमम, बेयर मिनिमम। ऑर्थो के 5, डर्मा के 5, साइकियाट्री के 5 to 7 एंड एनेस्थेसिया के अगेन 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इन सब्जेक्ट्स को मैंने क्यों सेकंड स्लॉट में रखा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट से पीवाईटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रेडियो के आप देखोगे परफोरेशन पेरिटोनाइटिस हो गया, या फिर किसी प्रकार का भी फ्रैक्चर हो गया, ऑर्थो का कॉलिस फ्रैक्चर, स्मिथ हो गया, मोंटेजिया, गलियाजी हो गया, एनीथिंग, ये सारे बार बार रिपीट होते हैं। टीबी स्पाइन हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। डर्मा में भी सेम, सोरियासिस, तो ये सारे क्वेश्चंस, सिफिलिस का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है ये। इसके बाद साइकियाट्री में भी एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो गया, अल्कोहल विड्रॉल हो गया, तो बहुत आप जान सकते हो इसको। और ये सब्जेक्ट इजी टू ग्रास्प है, बहुत आसानी से इसको आप याद भी रख सकते हो। एंड मोस्ट क्वेश्चंस आर IBQs। देखो रेडियो में इमेज बेस्ड आएंगे, ऑर्थो में इमेज बेस्ड, डर्मा में इमेज बेस्ड, साइकियाट्री में अपना थोड़ा सा यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, और एनेस्थीसिया में भी इमेज बेस्ड सिलेंडर हो गया, पिन इंडेक्स हो गया, किसी प्रकार का प्रोसीजर हो गया, तो ये इमेज बेस्ड ज़्यादा आते हैं। ये बहुत माइनर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आराम से इन 5 सब्जेक्ट्स को आप मिनिमम 2 डेज़ में बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो 2 डेज़ में आपके टोटल सब्जेक्ट के वेटेज कितना बनता है अपना 32 से 35 क्वेश्चंस, जो कि आराम से आपके 35 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और आप 30 क्वेश्चन मिनिमम इनके सही कर लोगे। 30 क्वेश्चंस कोई भी बच्चा इनका सही कर सकता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं अगर देखूं तो आपके शुरू के 4 सब्जेक्ट से आपको 65 क्वेश्चंस के मिल रहे थे एग्जाम में, 65 मार्क्स। इसके बाद के जो स्लॉट 2 में जो सब्जेक्ट है उसमें से आपको 32 से 35 मार्क्स मिल रहा है। अभी तक आपने सिर्फ 4 दिनों में आपके कितने सब्जेक्ट्स कवर कर लिया? आपके 9 सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिया, और टोटल मार्क्स अगर देखें तो 65 और 35, 100 यहाँ पे 10 मार्क्स का आपने, 65 और 35, 100 मार्क्स का आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कवर कर लिया अपना। तो 100 मार्क्स का आपका कवर हो गया सिर्फ 4 दिन में, ठीक है, और 9 सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो गए। अब 18 और 19 जुलाई आपका जा चुका है, अब आ गया इसके बाद का समय, ठीक है। इसमें आपको देखना क्या है, अब स्लॉट नंबर 3 में हम आएंगे। इससे भी थोड़े से अगर इस देखें स्लॉट 3 में कुछ सब्जेक्ट्स जो हमारे बचे हुए हैं, इसमें मैंने लिया है फार्मा, पैथो, ऑप्स गायनिक, PSM एंड माइक्रो। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने जो सब्जेक्ट्स लिया है, फार्मा को मैंने लिया है यहाँ पर 20 मार्क्स आपको एग्जाम में ये देगा। कैसे देगा? 10 से 15 क्वेश्चंस फार्मा के वो डायरेक्ट फार्मा वाले रहेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, क्लिनिकल केस हो गया, डायग्नोसिस हो गया, एनीथिंग एल्स।
और कुछ क्वेश्चंस को मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड वे में वो पूछते हैं आपको, जैसे कोई ईसीजी दे दिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा, जैसे पीएसवीटी का दे दिया आपको, पूछ रहे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, एडेनोसिन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड वे में 20 क्वेश्चंस पक्का आएगा फार्मा से, 20 क्वेश्चंस सेम पैथो का मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड वे में पूछेगा, लाइक नेफ्रोटिक नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड ऑल, बहुत सारा चीज़ है। ऑब्स गायनी में 30, पीएसएम में 30, माइक्रो में 15 क्वेश्चंस, जिसमें से अपना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है कि जो अपना माइकोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी से फंगस वाला टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन, जनरल माइक्रो से वो अपना जितना भी जो मीडियम हुआ, ट्रांसपोर्ट मीडियम हुआ, तो बहुत सारा यहाँ पे प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। उसके बाद मेनिंजाइटिस टॉपिक, बैक्टीरियल, वायरल और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। इसके अलावा आपका टीबी का हो गया, है ना। इसके बाद आपका हो गया हेपाटाइटिस के मार्कर्स एंड ऑल। तो ये पैथो और मेडिसिन का इंटीग्रेटेड है, माइक्रो और मेडिसिन का। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैंने इसको 3rd स्लॉट में क्यों रखा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो है इसमें आपको थोड़ा सा समय चाहिए, आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा, हड़बड़ी करोगे तो नहीं काम चलेगा। मैंने इन 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 4 दिन का समय दिया हुआ है। क्यों 4 दिन का समय दिया है? आपको फार्मा के लिए मिनिमम 1 डे देना चाहिए, 1 डे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको मिल रहा है फार्मा से। पैथो के लिए भी 1 दिन देना चाहिए, क्योंकि आपको 20 से 25 क्वेश्चन पैथो में मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। ऑप्स गाइनिक में भी 1 दिन, पीएसएम में भी क्या बोलते हैं 1 दिन। अब आप बोलोगे ये माइक्रो को फिर कब करें सर? तो आपको बीच बीच में समय बचा करके माइक्रो को करते जाना है। आपको कुल मिला के ये 5 सब्जेक्ट को 4 दिन में एनी हाउ करना है। और इनका टोटल वेटेज अगर अपन देखें 115 मार्क्स का है, ये सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट 115 मार्क्स। आप समझो माय डियर फ्रेंड्स, 100 मार्क्स तो आपने पा लिया 4 दिनों में 9 सब्जेक्ट्स को करके। अब ये 5 सब्जेक्ट से आपको मिल रहा है 115 मार्क्स, मतलब 200 आपका यहाँ पर 15 मार्क्स का आपको कितने सब्जेक्ट से मिल गया? ये 5, वो 5, 10 और 4 14, 14 सब्जेक्ट से आपको 215 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ज़्यादा ही मिलेगा, कम का चांसेस नहीं है। अब ये 215 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, दीज आर द ओनली सब्जेक्ट्स विच विल हेल्प यू टू पास इन द एग्जाम। यही वो सब्जेक्ट है 13 से 14 सब्जेक्ट जो मस्ट आपको करने हैं। बाकी कुछ आपके बाद में आपको करना है रिवीजन, समय बचे या ना बचे, इनको पहले करना है। इनको छोड़ के जाओगे तो काम नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब आप बोलोगे कि क्यों मैंने इसको इसमें रखा? क्योंकि फार्मा एंड पैथो आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन एंड सर्जरी। क्यों? क्योंकि मेडिसिन में क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड विथ फार्मा एंड पैथो एंड माइक्रो पूछता है। डायरेक्ट प्योर मेडिसिन का बहुत कम क्वेश्चन आता है, 8 से 10 क्वेश्चन, जो आप कर ही लोगे आराम से, ईसीजी एंड ऑल, जेबीपी एंड ऑल। और सर्जरी की बात करें, क्योंकि ये क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो सर्जिकल मेथडोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है, सर्जिकल मेथड्स पर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट लाइक सर्जरी इन अ थ्योरेटिकल मैनर, सो वी डोंट हैव क्लिनिकल एक्सपोजर। तो क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कितना भी सर्जरी को पढ़ो, आपको लास्ट में थोड़ा लॉजिक लगा के तुक्का ही मारना पड़ेगा। तो लास्ट में जब तुक्का ही मारना है, तो क्यों ना उस सब्जेक्ट के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लिया जाए कि जहाँ से क्वेश्चन आए तो हम कर लें। बाकी जो हर बच्चा तुक्का मारेगा, मैं भी सर्जरी का उस क्वेश्चन को तुक्का मार के आऊँगा। उसके पीछे ज़बरदस्ती टाइम और एनर्जी अपना वेस्ट करने की इस टाइम पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिविज़न के लिए आप लोगों के लिए शेड्यूल बनाया हूँ। तो रिविज़न में आप लोगों को अपना टाइम को उसी सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो आपको प्रॉफिट दिलाएगा, तब आप पास होगे, ठीक है। अब आप आ जाओ, इसके बाद हमने 14 सब्जेक्ट्स तो कर लिया। कब तक? हमने 23 जुलाई तक हमारे 14 सब्जेक्ट हो गए। अब आप बोलोगे सर बाकी के सब्जेक्ट छोड़ के जाएं। एक सब्जेक्ट भी गाइस आपको छोड़ करके जाने का सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप बाकी के सब्जेक्ट से भी 4-5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर भी अगर स्कोर करोगे, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप कभी भी फंसोगे नहीं। तो अगले जो हम देखें इसके बाद 24 और 25 तारीख में भी ये कोशिश करना कि 24 और 25 के दोपहर तक, आफ्टरनून तक आप ये सारे जितने मैंने जो आपको बना के दिया है ये आप कवर कर लो। 25 को शाम को कोई भी काम अपने को रखना नहीं है, सिर्फ इमेज वगैरह देखना है, आराम से टाइमली हमको सोना है। तो आप यहाँ पर देखोगे मेडिसिन के लिए, आप बोलोगे सर मेडिसिन के लिए तो आपने स्लॉट दिया ही नहीं। तो मैंने लास्ट का 2 डेज जो रखा हुआ है, इसमें आपको मेडिसिन, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, एनाट और सर्जरी करना है। कैसे करोगे? मेडिसिन सब कुछ पढ़ने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फार्मा पैथो के साथ वो कवर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि मेडिसिन में आपको ईसीजी अच्छे से करना है, जितने भी टैकी एरिथमियास और ये ब्रेडी एरिथमियास है, जीवीपी के वेव्स लोग का एब्नॉर्मेलिटी देखना है,
एबीजी एनालिसिस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हेपाटाइटिस के मार्कर्स एक्यूट या क्रोनिक है विद इन्फेक्टिविटी और नॉट, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो 4 टॉपिक तो मैंने ऐसे दे दिया कि 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेडिसिन के बन गए, सोच लो। इसके बाद आप देखो कि कार्डियक टेम्पोनेट है, इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स है, कुशिंग सिंड्रोम, ये सारे, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फिजियो की बात करें तो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर हो गया, सोडियम पोटासियम एटीपेस पंप हो गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, लाइक दैट। इसके बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को आपको पढ़ना है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में, ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के बीच में, और FEV1 परसेंटेज, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, 75% से ज़्यादा या कम होने से क्या होगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। GIT के एंजाइम्स और हार्मोन्स, कार्डियक साइकिल के इवेंट्स, रैपिड फीलिंग, S1 साउंड क्यों होता है, S2 क्यों, S3 क्यों, S4 क्यों, एंड मसल का फिजियोलॉजी जो पूछ देगा कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या कमता है, जेड लाइन कमेगा, क्या अनचेंज्ड रहता है, वो सब पूछता है। बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, वाइटामिन्स और उसके डिसऑर्डर्स, देन ETC के इनहिबिटर्स, 4 जो इनहिबिटर्स हैं, इनबॉन्स एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया इंपॉर्टेंट है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं स्पीड हो रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना क्या है, थोड़ा सा ये देख लेना कि डेरिवेटिव्स, टायरोसिन का डेरिवेटिव, फिनाइल एलानिन का डेरिवेटिव्स क्या है, जैसे टायरोसिन का थायराइड हार्मोन हो गया, मेलानिन हो गया, दिस ऑल। एनआर्ट से क्या करना है, ज़्यादा मेहनत मत करो एनआर्ट में भाई, एनआर्ट के PYQ देखोगे तो देख लो। इसके अलावा नर्व इंजुरी, रेडियल, अल्नर और मीडियन नर्व। उसके बाद MRI CT ब्रेन का देखना है आपको, फेरेंजियल आर्चेस देखना है, जॉइंट का टाइप्स हो गया, ठीक है, अलग अलग एरिया का, डर्माटोम्स देख लेना, मसल ऑफ शोल्डर रीजन हो गया, और या पेक्टोरल ये हो गया रीजन, फोर आर्म्स और थाई का, और स्नब बॉक्स का, ठीक है। इसके बाद सर्जरी में भी ज़्यादा मत अपना एनर्जी खर्च करना, क्यों? क्योंकि सर्जरी में आपको जनरल सर्जरी ही आप कर पाओगे और सिस्टमिक के कुछ पोर्शन कर पाओगे, और जो प्योर वो अगर सर्जिकल अप्रोच पूछा तो वहाँ आपको तुक्का ही मारना है बाकी लोगों की तरह। जो टॉपर है 250 ला रहा है, 245 ला रहा है, वो क्या सोच रहे, उसका नंबर कहाँ कट रहा है? यही सर्जरी में यही ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स वाले में तुक्का मारते हैं, कुछ लगता है कुछ नहीं लगता, और अपना ऐसा होता है। तो आपको सर्जरी में शॉक करना है, हाइपोवोलेमिक और ये कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल हो गया, अल्सर्स हो गया, वेनस अल्सर और ये आर्टेरियल अल्सर्स, मार्जुलिन अल्सर, दिस ऑल। ट्राइड करना है, कैन्यूला का टाइप्स, ये फ्लो रेट पढ़ना है आपको, बर्न्स का पढ़ना है, परसेंटेज डिफरेंट पूरे बॉडी का अच्छे से आएगा एक क्वेश्चन। हर्निया का पढ़ना है आपको, पूछेगा डायग्नोसिस में केस हिस्ट्री देके, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, ठीक है, हॉलो विस्कस परफोरेशन जो है, फास्ट प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर का स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, टाइप इंपॉर्टेंट है, और जो वो अपना चार्ट है, ठीक है, HER2 नेगेटिव, वो पॉजिटिव, वो वाला, ठीक है, जो रिसेप्टर वाला। इसके बाद अपना थायराइड कैंसर के टाइप्स, ठीक है, ऑर्फेन एनिया न्यूक्लियाई हर बार आ रहा है। इसके बाद हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के बीच में कि भाई T3 T4 ज़्यादा है, TSH कम है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, T3 T4 कम है, TSH ज़्यादा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इस तरह से वो सिम्टोमेटिक आपको प्रेजेंटेशन दे करके डायग्नोसिस पूछेगा। तो आपको इतना करके आपको ये इन सब्जेक्ट का इतना ही करना है, लास्ट के रिवीजन वाले पार्ट में आपका 2 दिन में या 1.5 दिन में ये सारा हो जाएगा। आपने 14 सब्जेक्ट्स के तो 215 मार्क अच्छे से पढ़ा है ना, और इतना जो मैंने टॉपिक आपको बताया इसमें से आपके आराम से 20-25 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ज़्यादा फंसेंगे, 20-25 तो इतना से फंसना ही है। तो आपका कुल मिलाकर के 250 मार्क्स के आसपास का आप सिलेबस कवर कर लेते हो 10 दिन में अपने सूझबूझ से और अपने दिमाग से। इसीलिए जो सब्जेक्ट्स पूरे पक्का हैं, ये शुरू के जो 14 सब्जेक्ट्स मैंने बताया, ये 14 सब्जेक्ट्स ये आपके लाइफ सेविंग टूल्स है, ये ज़िंदगी आपके एग्ज़ाम को पास यही कराएंगे। मेडिसिन सर्जरी कभी पास नहीं कराता, क्योंकि मेडिसिन कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं होता, वो पैथो, माइक्रो और फार्मा होता है और थोड़ा सा फिजियो होता है। तो मेडिसिन के पीछे कोई भी ऐसा मत सोचो कि मेडिसिन कुछ अलग पढ़ना है, तो कोई अलग नहीं पढ़ना है, आपको ये सब्जेक्ट्स को अच्छे से करने हैं जो मैंने बताया। 14 सब्जेक्ट्स को देखना, आपके सारे टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे। और 26 जुलाई को आपका FMC का रियल एग्ज़ाम है, एंड मुझे विश्वास है जो बच्चा इसको कर पाएगा
उस एग्ज़ाम में वो पक्का पास होगा। आप लोगों की तरफ से मैं अभी से यहाँ पे राइट मार्क दे रहा हूँ कि आप सब पक्का इस एग्ज़ाम को पास होने जा रहे हो 26 जुलाई। बस हिम्मत नहीं हारना है आपको, जो मैंने स्केड्यूल दिया आपको उसको प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। आप देखो तो स्टार्ट करके कल से आपका आराम से हो जाएगा 10 दिन में, मैं बोल रहा हूँ। और मैं नीचे अपना नंबर भी आप लोग को यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि किसी बच्चे को अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है स्केड्यूल फॉलो करने में या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो बच्चा मेरे को इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है या मैसेज कर सकता है। मैं अगर ओपीडी या इधर उधर कहीं रहा तो मैं ज़रूर रेस्पॉन्ड करूँगा थोड़ी देर में। बट आप लोग स्टार्ट करो और अब किसी का मत सुनो, और आप लोग पक्का पास हो रहे हो एफएमसी एग्ज़ाम में जुलाई के 2025 के, ठीक है। यही मेरा मास्टर प्लान था आप लोगों के लिए। तो भाई ऐसे करके 19 सब्जेक्ट्स को अच्छे से ख़त्म कर सकते हो, एक भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना। इस तरह से पूरे सब्जेक्ट्स को अपन कवर करेंगे। और जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी नहीं की है और उसको लगता है कि सर ये आपने बता तो दिया इन सब्जेक्ट को इतने दिनों में कर लो, अब इन सब्जेक्ट को इतने दिन में कैसे करें, मैंने तो इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है। उसके लिए आप लोगों को अगर पर्सनल लेवल पे कुछ क्वेरीज है, आप मेरे से पूछ सकते हो और मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यही था मेरी तरफ से लास्ट 10 डेज एफएमजी प्लान कि हाउ टू यूटिलाइज लास्ट 10 days wisely and pass the exam with full confidence, without any guilt, and with full confidence. You all are going to pass this time. All the best. God bless you. Bye. Take care.